नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉयचे वेले हिंदी। मैं हूं ईशा और आज मैं मौजूद हूं जर्मनी के लाइप्ज़िग शहर में। लाइप्ज़िग जर्मनी के पूर्वी हिस्से में पड़ता है और ये जगह मशहूर है अपनी खूबसूरती के लिए, ओपेरा हाउस के लिए, जिसे आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के फेयर ग्राउंड्स बहुत मशहूर हैं। कहते हैं लाइप्ज़िग ट्रेड फेयर जो है वो मदर ऑफ ऑल ट्रेड फेयर्स है। इसके अलावा इस जगह का इतिहास बहुत रोचक है। संस्कृति के लिए ये जगह बहुत अहम है और संस्कृति के साथ साथ संस्कृत के लिए भी अहम है। जर्मनी में कम से कम 12 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां आज भी संस्कृत पढ़ाई जाती है और लाइप्ज़िग यूनिवर्सिटी उन्हीं में से एक है। यही वजह है कि आज हम यहाँ हैं। आज आपको लेकर चलेंगे संस्कृत की एक क्लास में, मिलवाएंगे आपको संस्कृत के एक प्रोफेसर से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड दे दें कि संस्कृत आखिर जर्मनी तक पहुँची कैसे। इसके लिए आपको जाना होगा कम से कम 200 साल पीछे। 17वीं शताब्दी में हाइनरिच रोथ नाम के एक शख्स थे जो पहली बार भारत गए। उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, लेकिन संस्कृत को यहाँ जर्मनी में लाने का श्रेय जाता है फ्रीडरिश फॉन श्लेगल और ऑगस्ट विल्हेम फॉन श्लेगल भाइयों को। श्लेगल भाई यहाँ संस्कृत को लेकर आए और ऑगस्ट विल्हेम फॉन श्लेगल जो थे वो बॉन यूनिवर्सिटी में पहले संस्कृत के प्रोफेसर बने। इन्हीं की बदौलत जर्मनी में पहली संस्कृत की किताब छपी। जानते हैं वो किताब कौन सी थी? भगवत गीता। अब आपको ले चलती हूँ लाइप्ज़िग यूनिवर्सिटी में और बात करते हैं संस्कृत के एक प्रोफेसर से। तो अब मैं पहुंच गई हूँ लाइप्ज़िग यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी की लाइब्रेरी में, जहाँ इंडोलॉजी से जुड़ी बहुत सी किताबें हैं। यहाँ हिंदी की किताबें हैं, संस्कृत की किताबें हैं और मेरे साथ हैं प्रोफेसर दास जो यहाँ पर संस्कृत पढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। और यहाँ अंदर आते ही सबसे पहली नज़र मेरी पड़ी है ये चंदा मामा पर। तो ये किस तरह की किताबें यहाँ पर? ये संस्कृत की मंथली मैगजीन है, हर महीने इसकी पब्लिकेशन होती है और इसमें संस्कृत की कथाएं हैं, सचित्र कथाएं हैं। जैसे संस्कृत के जो पंचतंत्र कथा है, हितोपदेश कथा है, तो ये चित्र के साथ है, जो बच्चों के लिए भी उपयोगी है, बड़ों के लिए भी उपयोगी है। जो लोग संस्कृत भाषा पढ़ते हैं उनके लिए ये अच्छी पुस्तक है पढ़ने के लिए। तो हम लाइब्रेरी में अंदर चलते हैं और देखते हैं और किस किस तरह की किताबें, और आपसे और भी बहुत से सवाल। जी चलिए चलते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि संस्कृत की या इंडोलॉजी की शुरुआत जर्मनी में कब और कैसे हुई? चलते चलते बात करते हैं। जर्मनी में इंडोलॉजी की शुरुआत तो मेरे ख्याल में 18वीं शताब्दी से हुई थी। और जैसे ब्रिटिशर लोग जब ब्रिटिश इंडिया थी, ब्रिटिश लोग इंडिया में गए थे, उस बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट, बहुत सारे किताबें लेके आए थे। तो मेरे ख्याल में उसी समय से फिर जर्मनी में भी इंडोलॉजी की शुरुआत हुई है। और तो मैक्स मुलर का रोल कब से शुरू होता है? जर्मनी में बहुत सारे इंडोलॉजिस्ट हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। उनमें से मैक्स मुलर अन्यतम है। उन्होंने यहाँ पे लाइप्ज़िग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया है। तो यहीं पे हमारे विद्यार्थी थे लाइप्ज़िग यूनिवर्सिटी में। वो लाइप्ज़िग में संस्कृत पढ़े, फिर इसके बाद बर्लिन में संस्कृत की पढ़ाई की, उसके बाद फिर पेरिस में भी संस्कृत की पढ़ाई की, वेद की पढ़ाई की, और बाद में वो फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। पूरे जीवन उन्होंने वहाँ पे अध्यापन किया और रिसर्च का काम भी किया। उन्होंने ऋग्वेद का एडिशन भी निकाला है। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे एक प्रति है उसकी। जैसे आप ये देखते हैं ऋग्वेद संहिता, सायण भाष्य संहिता और श्रीमन मोक्षमुल्लर भट्ट उनका नाम है। संस्कृत में उनका मैक्स मुलर को मोक्ष मुलर कह देते हैं और मोक्ष मुलर भट्ट है। भट्ट तो एक खैर सम्मान सूचक उपाधि है। ये देखिए संपादक, पहले तो ऋग्वेद संहिता, श्रीमद सायणाचार्य विरचित माधवीय वेदार्थ प्रकाश संहिता, ये कमेंट्री के साथ है। और ये इसका 10वां मंडलम, 10th मंडल है। और संपादक जर्मन देशोत्पन्न इंग्लैंड देश वास्तव्य श्रीमन मोक्षमुलर भट्ट। मतलब जर्मनी देश के हैं रहने वाले और इंग्लैंड देश में रह के काम करने वाले श्रीमन मोक्षमुलर भट्ट। तो ये इन्होंने इसकी संपादना की है। जी।
तो यहाँ पर ऋग्वेद के बहुत सारे वॉल्यूम्स रखे हुए हैं। ऋग्वेद के अंग्रेजी में भी कई है तरह के और- एडिशंस हैं। जी। ये जैसे सायण भाष्य के साथ है, संस्कृत कमेंट्री के साथ है। आप पूरे वैदिक लिटरेचर के बहुत सारे किताबें आपको यहाँ पे मिलेंगे। जी। न सिर्फ वैदिक लिटरेचर के, अभी क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर के भी आपको बहुत सारे किताबें मिलेंगे। क्लासिक और वैदिक में क्या फ़र्क है? वो क्लासिकल संस्कृत तो बाद में हुआ है। ये वैदिक संस्कृत जो है सबसे पुराना संस्कृत का रूप है। ऋग्वेद का टाइम जो मानते हैं वो 1500 BC मानते हैं, और 1500 से लेकर के हम लोग 5th सेंचुरी तक अगर आएंगे तो ये इसको हम कहते हैं जैसे वैदिक के टाइम, वैदिक काल। तो आप जो स्पोकन संस्कृत की क्लास लेते हैं उसमें क्लासिक संस्कृत होती है? वो क्लासिकल होता है। क्लासिकल में भी फिर इसको हम आधुनिक संस्कृत कहते हैं। पहले तो हम लोग कहते थे कि संस्कृत कैन बी डिवाइडेड इनटू 2, वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत। आजकल तो हम कहते हैं वैदिक संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत एंड मॉडर्न संस्कृत। जी। और आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप थिएटर भी सिखाते हैं, थोड़ा आप उनको ड्रामा वगैरह भी उन लोगों ने सीखा। तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जो हमने देखा कि वहाँ पर सेलिब्रेट किया, स्टूडेंट्स ने वो थिएटर दिखाया, तो मैं अब चाहूँगी कि 2 मिनट के लिए आपको एक झलक दिखाई जाए कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किस तरह से एक प्ले तैयार किया, और संस्कृत में ये प्ले था, और इसके अलावा और भी क्या क्या था ये देखिए अभी। साक्षात् यमराजः। अवगतम्। किन्तु निर्णयः शीघ्रं पश्यामि। किं करोमि? नरकं नस्य किञ्चित् अपि भयं न अनुभवीयम्। एषः साक्षात् यमराजः। अहं चित्रगुप्तः। यमलोकः अयम्। अपि भयं न अनुभवीयम्। अम्मो नरके किं भयास्पदम्? रामस्य पञ्चोदिताश्रिते सिमोने अच्छा, मैं आपसे संस्कृत के बारे में अगर कुछ ऐसे बेसिक सवाल करूं जो हाँ जी। जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो नॉर्मली उनके इस तरह के कुछ सवाल होते हैं कि हाँ जी। कहा जाता है कि संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, तो ये फैक्ट है? संस्कृत से पहले कोई और भाषा नहीं? नहीं, संस्कृत विश्व के जितने पुरानी भाषाएं हैं उसमें उनमें से संस्कृत अन्यतम है, और मतलब पुरानी है। और भी कई भाषाएं हैं पुरानी, लेकिन उसमें संस्कृत का स्थान महत्वपूर्ण है। संस्कृत जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से है। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली में जितनी भाषाएं हैं उतनी भाषाएं वो सब संस्कृत के साथ उनका संबंध बहुत गहरा है। और जैसे हम लोग जर्मन में कहते हैं बाड़े बाने, बाड़े छिमर, जो बाढ़ है वो एग्जैक्टली यही शब्द है संस्कृत में। बाड़ सिमर मतलब बाथरूम जी। जो बाड़े छिमर है, वो बाढ़ शब्द जो है वो संस्कृत से ही निकली हुई है। संस्कृत में एक धातु है अच्छा। जो है बाढ़ धातु। अगर आप जर्मन में कहेंगे कि इख बाड़े, और संस्कृत में कहेंगे अहम बाड़े, सेम शब्द है बाड़े, व्याकरण वही उसी तरह का है। इसलिए बहुत सारे समानता है जर्मन और संस्कृत में, खास करके क्योंकि वो एक ही परिवार से निकले हुए हैं जी। और उसमें संस्कृत पुरानी भाषा है। तो कहा जाता है कि अगर आप संस्कृत जानते हैं तो कंप्यूटर की भाषा को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जी। ये क्या लॉजिक है? ये लॉजिक इसलिए है कि संस्कृत के जो व्याकरण है वो बहुत वैज्ञानिकी तरीके से है, साइंटिफिक तरीके से है। तो इसलिए क्योंकि संस्कृत के जो व्याकरण है, जो वाक्य रचना होती है, उसमें प्रकृति प्रत्यय और विभक्तियों के प्रयोग से वो भाषा बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाती है। यूनिफॉर्मिटी है इसमें। संस्कृत में शब्द में, साउंड में और लिपि में उसमें यूनिफॉर्मिटी है।
तो एक ऐसी भी रिसर्च है जो कहती है कि जो बच्चे संस्कृत सीखते हैं वो मैथ्स और साइंस में तेज़ होते हैं, तो दिमाग कैसे तेज़ चलने लगता है संस्कृत से? उसका जैसे आप उसका जो उच्चारण करेंगे संस्कृत भाषा की, उस उच्चारण से मुख के अंदर और दिमाग के अंदर उसका एक असर पड़ता है। क्योंकि जो शब्द जो सब वर्णमाला है अ क च ट त प, ये सारे जो है मुंह से निकलते हैं, उसका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। तो उसी हिसाब से इसका एक असर होता है ब्रेन के ऊपर। तो मेरे ख्याल में उसी से ही ये होता है कि जो लोग संस्कृत ठीक ढंग से बोल पाते हैं और संस्कृत पढ़ते हैं, उनका दिमाग उसी तरह काम करता है और वो अच्छे मैथ में और अच्छे साइंस वगैरह में अच्छे करते हैं। आप उच्चारण की बात कर रहे थे, तो कल हम आपकी क्लास में थे और वहाँ पे हमने देखा कि स्टूडेंट्स कैसे वहाँ श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। तो कल जो हमने क्लास अटेंड की, एक बार आपको उसकी एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। एकं वाक्यं कः वदति कृत्वा पदेन? भोजनं कृत्वा अहं जलं पिबामि। भोजनं कृत्वा अहं जलं पिबामि। शोभनं। पश्यामि दृष्ट्वा। हाँ, एकं वाक्यं कः वदति? The fascination of this language with these longs and shorts, and yes, it's like a melody. Is the philosophy and the text that written in Sanskrit got me quite attracted to it. It's about a sensation. It's about the inner feeling. रिपोर्ट की शुरुआत में मैंने बात की थी लाइप्जिग ट्रेड फेयर की, इसलिए रिपोर्ट खत्म करने से पहले आपको छोड़ जाती हूँ उसी की एक निशानी के साथ। मेरे पीछे है ये विशाल MM, जो कि लाइप्जिग ट्रेड फेयर का लोगो है और पिछले 5 दशकों से भी लंबे समय से यहाँ पर टिका हुआ है। बहरहाल जर्मनी में संस्कृत की संस्कृति की ये छोटी सी झलक अगर आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।